वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 6 हमारे आसपास के बाज़ार ये चैप्टर के बारे में आज हम आपको स्टडी कराएंगे, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि हमारे आसपास के जो बाज़ार कैसे होते हैं, वहाँ की बाज़ार का जो सामानें होती हैं क्या क्या मिलती है और आने जाने के लिए वहाँ क्या सुविधाएं होती है, ये सब बातों पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है कि बाज़ार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बाज़ार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहते हैं, हम जो है अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है उसको चाहिए, इसीलिए हम समाज में रहते हैं। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते। हम अपने घर के निकट स्थित खुदरा दुकानों से चावल, दाल, चाय, चीनी आदि की खरीद करते हैं। सब कुछ कहाँ से लाते हैं? हम सब बाज़ार से लाते हैं। दाल, चाय, चीनी, सबका सब्जी सब कहाँ से? बाज़ार से लाते हैं ना। सब्जी और फल विक्रेता हमारी गली में आते हैं, जिनसे हम इन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। देखिए, हम लोग के पास भी बहुत सारे से सब्जी और फल वाले आते हैं, जो ठेला पर लेके आते हैं और सब्जी को या फल को बेचते हैं और उसे हम खरीदते हैं। रोगों के निवारण और उपचार हेतु औषधि अत्यधिक आवश्यक है। ये दवाइयाँ की दुकानों से मिलती है, जो प्राय अन्य दुकानें की तुलना में देर तक खुली होती है। इसका कारण यह है कि हमें किसी भी समय दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। आपात स्थिति में हम अस्पतालों के आसपास या उनके भीतर स्थित दुकानों से दवाइयों को खरीद सकते हैं। ये दुकानें 24 घंटे खुली रहती है। दवाई की दुकान देखते हैं ना, 24 घंटे खुली रहती है। कोई भी किसी की ज़रूरत है दवाई का तो वहाँ से जाकर खरीद लेता है। इसी प्रकार हम मूल्य चुकाकर सैकड़ों अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। हम केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि सेवाएं भी खरीदते हैं। दर्जी हमारे कपड़े सिलता है, जिसके बदले हम उसको उसका सेवा का मूल्य चुकाते हैं। मोची अपनी सेवा का मूल्य लेकर हमारे जूते ठीक करता है। किसान गाँव से अनाज लाकर बाज़ार में बेचता है। इन सभी चीज़ों के लिए बाज़ार का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाज़ार क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो दैनिक आवश्यकताओं की जितनी भी चीज़ें हैं सब बाज़ार से ही पॉसिबल होती है, संभव हो पाई है। इसीलिए बाज़ार होना बहुत जरूरी, इसीलिए टॉपिक का नाम दिया गया था हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बाज़ार, ठीक है। यहाँ पर और हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज है। बाज़ार एक ऐसा साधन है जहाँ विक्रेता और क्रेता, विक्रेता बेचने वाला, क्रेता खरीदने वाला, एक तय किए गए मूल्य पर किसी वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री का काम करते हैं, ठीक है। उत्पादक वह व्यक्ति है जो लाभ अर्जित करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा के लिए एक तय किए गए मूल्य का भुगतान करके उसका उपयोग करता है। देखो, अब यहाँ पर उत्पादक वह व्यक्ति को कहा गया है जो कि लाभ कमाकर वो अगले पर्सन को बेचे, और ठीक है, और उपभोक्ता वह हो गया कि अपना मूल्य देकर वह चीज़ों को खरीदे और अपने प्रयोग में उसका प्रयोग करे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक आ रहा है कि बाज़ार में उपभोक्ता इन कारणों से पहुँचते हैं। बाज़ार में जो उपभोक्ता है किन कारणों से पहुँचते हैं? तो पहला है वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, ठीक है। ये टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो उपभोक्ता को बाज़ार तक पहुँचने वाला यह एक प्रमुख कारक है। हमें अपने दैनिक जीवन में डबल रोटी, जैम, चीनी, कपड़ों, दवाइयों, पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, प्रसाधन सामग्री, धुलाई और सिलाई की सुविधाओं आदि अनेक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। हम ये वस्तुएं और सेवाएं बाज़ार से खरीदते हैं। यदि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं बाज़ार में उपलब्ध न हो तो उस बाज़ार की ओर उपभोक्ता आकर्षित नहीं होते। उपभोक्ता की इच्छा होती है कि उसकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उसे किसी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, ठीक है। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई एक जगह पर सभी कुछ मिल जाता तो बहुत आसान हो जाता हमें खरीदने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है समीपता। समीपता एक अति महत्वपूर्ण कारक है जो खरीदार को आकर्षित करता है। यदि बाज़ार काफ़ी दूर स्थित हो तो प्राय खरीदार वहाँ नहीं जाना चाहता है और ऐसे बाज़ार की तलाश करता है जो उनके निवास के नज़दीक हो। इससे वह कभी भी आवश्यकता पड़ने पर किसी वस्तु की खरीद कर सकता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय काफ़ी कम होता है,
ठीक है। समीपता का मतलब क्या हो गया कि अगर दुकान नज़दीक हो तो वहाँ पर लोग जो हैं, पब्लिक जो है, बहुत ज़्यादा संख्या में जाएंगे और ख़रीद बिक्री होगी। लेकिन अगर दूर, बहुत दूर बाज़ार लगता है तो वहाँ पर लोगों को जाने में दिक्कतें होती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ की खरीद बिक्री भी प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट है उत्पादों की गुणवत्ता, ठीक है। उपभोक्ता हमेशा चुकाए गए मूल्य के बदले अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं या सेवा प्राप्त करना चाहता है। यदि वस्तुएं अच्छी किस्म की ना हो तो हम उस दुकान से दोबारा उस वस्तुओं की खरीद नहीं करते। पर यदि वस्तुएं या सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी हो तो हम उस दुकान पर बार बार जाते हैं। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि किराया दुकान, किराना दुकान, जिसको पंसारी की दुकान कहते हैं, दाल चावल मसाले आदि को साफ करके इसका ठीक बजट करके तब इन्हें पैक किया जाता है। इसीलिए अच्छी गुणवत्ता होने पर उसकी बिक्री जो होती है और ख़रीदारी भी जो होती है अच्छी तरह और उच्च दामों में होती है, ठीक है। इसीलिए उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है मूल्य। वस्तुओं का मूल्य भी उचित होना चाहिए। उचित का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दाम हो या बहुत कम दाम हो। किसी वस्तु को खरीदने से पहले हम प्रायः बाजार का सर्वेक्षण करते हैं और ऐसी दुकान ढूंढते हैं जहां उचित मूल्य पर वस्तु किस्म की वस्तु मिलती हो। हम प्रायः ऐसी दुकानों से बचते हैं जहां वस्तुओं का अन्य दुकानों के मुकाबले अधिक मूल्य वसूला जाता है। ऐसी दुकान में हम नहीं जाते हैं, ठीक है। उसका ऋण सुविधा, नेक्स्ट पॉइंट है 5, ऋण सुविधा। अनेक उपभोक्ता ऐसे हैं जो नकद भुगतान करके वस्तुओं की खरीद करते हैं, किंतु मध्यवर्गीय परिवार प्राय दुकानदारों को अपनी आवश्यकताओं की वस्तु की सूची थमा देते हैं। दुकानदार इन वस्तुओं की आपूर्ति करता है और उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान अगले माह के पहले सप्ताह में किया जाता है। यह निश्चित ही एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण उस दुकानदार की ओर अधिकाधिक खरीदार आकर्षित हो। इससे खरीदार को तत्काल भुगतान नहीं करना पड़े, उस समय मिल जाता है। इससे दुकानदार को भी लाभ पहुंचता है क्योंकि ग्राहक उसकी दुकान से बच जाता है। इसके अतिरिक्त ऋण पर खरीद की स्थिति में खरीदार प्राय अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आय स्तर, ठीक है। आय स्तर 6 पॉइंट है। तो आय स्तर भी बाजार में लोगों की पहुंच को प्रभावित करता है। खुदरा विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन उपभोक्ताओं को कोई उत्पाद बेचता है उसे उसकी आय के स्तर की जानकारी हो। कोई एक 450 रुपये की हो सकती है तो दूसरी 8,500 रुपये की भी हो सकती है। ब्रांडेड उत्पाद महंगे होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार प्राय ऐसे उत्पाद नहीं खरीद सकते। अतः खुदरा विक्रेता एक निश्चित आय वर्ग के उपभोक्ताओं को ही अपनी सेवा या उत्पाद बेचता है। यदि उसे सभी आय वर्ग के उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनानी है, उसे इसी प्रकार की अर्थात सस्ती और महंगी हर प्रकार की वस्तुएं रखनी होगी। ये इस तरह से आय का स्रोत बनता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बाजार जो है तरह तरह के बाजार होते हैं। इस टॉपिक्स में जो है हम उसी तरह की बातें करेंगे कि किस प्रकार के बाजार और कैसे होते हैं। तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला खुदरा बाजार। खुदरा व्यापारी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो थोक व्यापारी से वस्तुएं खरीद कर उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाता हो। वह वस्तु वितरण प्रणाली की अंतिम कड़ी है। खुदरा व्यापारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला छोटा खुदरा व्यापारी जो या तो जगह जगह फेरी लगाकर माल बेचता हो अथवा दुकानदार भी हो सकता है। दूसरा बड़ा खुदरा व्यापारी। तो पहले छोटे खुदरा व्यापारी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, फेरी लगाकर माल बेचने वाले खुदरा व्यापारी। देखते हैं हम लोग के पास भी बहुत सारे ठेला पर आते हैं, कोई टेम्पो में आते हैं और फेरी लगाकर बेचते हैं। तो इन श्रेणी में फेरी वाले गलियों में सामान बेचने वाले तथा मेलों और प्रदर्शनों में दुकान लगाने वाले दुकानदार शामिल हैं, जिनकी कोई स्थिर दुकान नहीं होती। वह अपनी साइकिल, मोटर गाड़ी या ठेले पर रखकर वस्तुओं को जगह जगह ले जाना बेचता है। कभी कभी फुटपाथ पर अपनी वस्तुएं फैला देता है और वहीं से अपना सामान बेचता है। वह अपनी वस्तुएं मेलों और प्रदर्शनों में भी ले जाकर बेचता है। तो इसे कहते हैं खुदरा व्यापारी, ठीक है। और ये फेरी लगाने वाले खुदरा व्यापारी होते हैं। दूसरा है स्थिर दुकान लगाने वाले खुदरा विक्रेता। ये लोग किसी निश्चित स्थान पर दुकान में माल रखकर अपना सामान बेचते हैं। इनमें से 3 प्रकार के ऐसे हैं जिसके मालिक शामिल। पहला विशेष दुकान। विशेष दुकान वे हैं जहां से विशेष उत्पादों का व्यवसाय किया जाता है। उदाहरण के लिए केमिस्ट की दुकान। ऐसी दुकानदार केवल दवाइयाँ ही बेचता है। ऐसी दुकानों के कुछ अन्य उदाहरण हैं सिलाई वस्त्रों की दुकान, चमड़े
की वस्तुओं की दुकान आ गई। सामान्य दुकान। नंबर 2 सामान्य दुकान। इन दुकानों में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं बेची जाती है। ठीक है। इन दुकानों के समवर्ती स्थानों पर रहने वाले कुछ अस्थायी ग्राहक होते हैं। नंबर 3 स्टॉल। ये लकड़ी के बने होते हैं और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के खास जगहों पर लगाए जाते हैं। स्टॉल लगाने वाले दुकानदार वस्तुओं को खरीद थोक दुकानदारों से और अस्थायी आपूर्तिकर्ता दोनों से करते हैं। उदाहरण के लिए चाय स्टॉल या पान स्टॉल प्राय सभी जगहों पर दिखाई देते हैं। नंबर 2 है बड़े खुदरा व्यापारी। बहुवर्गीय भंडार, बहुविभागीय भंडार। इसमें एक ही छत के नीचे कई प्रकार के सामानों के विभाग खुले होते हैं। प्रत्येक विभाग में कोई एक ही प्रकार का सामान बेचा जाता है। सभी विभागों का नियंत्रण और प्रबंधन किसी एक स्थान से किया जाता है। बहुवर्गीय भंडारों के मालिक उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना चाहते हैं। बहुवर्गीय भंडार उपभोक्ताओं को कुछ अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि खान पान की सुविधा आदि। पॉइंट नंबर 2 है शॉपिंग मॉल। ये महानगरों में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल में प्राय हर तरह के उत्पाद बेचे जाते हैं। यहाँ बुजुर्गों और बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं भी होती है। यहाँ वाहनों की पार्किंग के लिए बहुत अच्छा प्रबंधन होता है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग आते जाते हैं, पर यहाँ चीज़ें प्राय महंगी होती है। ठीक है। उसके बाद आता श्रृंखला दुकान। किसी एक ही प्रबंधन समूह द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार की दुकान बहुत अधिक संख्या में खोले जाते हैं। ये दुकान एक ही प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं। उदाहरण बाटा जूता भंडार। पॉइंट नंबर 2 है थोक बाजार। थोक बाजार ऐसे स्थान को कहते हैं जहां से सभी खुदरा व्यापारी अपनी दुकान के लिए वस्तुओं को खरीद करते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, इस तरह से कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसा दिख रहा है कि थोक व्यापारी सीधे उत्पादकों या विनिर्माताओं से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीद करते हैं। यही कारण है कि खुदरा व्यापारी उनसे अधिक मात्रा में भी वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 थोक व्यापारी किसी एक प्रकार का उत्पाद बेचता है, जैसे कि फल, अनाज या कपड़े आदि। पॉइंट नंबर 3 है उसके पास अपने वस्तुओं को रखने के लिए गोदाम या भंडार गृह होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है कभी कभी वस्तुओं की छटाई करता है और कुछ किस्म की चीज़ों को अलग से पैक कराकर खुदरा व्यापारियों के अपनी ब्रांड के रूप में बेचता है। 5 नंबर है प्राय बिक्री पर उसके लाभ को प्रतिशत कम होती है। वह अपनी कुल बिक्री बढ़ाकर अपने लाभों में वृद्धि करने में विश्वास रखता है। 6ठा पॉइंट है वह निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को उपयुक्त सूचनाओं और सलाह देता है। नंबर 7 है वस्तुओं की वितरण प्रणाली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थोक बाजार कैसे चलता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि थोक बाजार कैसे चलता है। ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों द्वारा उत्पादित धान किस प्रकार चावल मिलों तक पहुँचता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं गांव में किसान फसल उगाने के लिए काफ़ी परिश्रम करते हैं। वे खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाई आदि के खरीद पर काफ़ी धन व्यय करते हैं। वे अपनी खेत में मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं, जिनकी मजदूरी पर उनकी काफ़ी व्यय होता है। फसल तैयार हो जाने पर वे उसकी कटाई करते हैं और प्राप्त अनाजों को एकत्रित करते हैं। हमारे अधिकांश किसान निर्वाह हेतु खेती करते हैं। वे अपने उत्पाद के एक बड़े हिस्से का स्वयं ही उपयोग करते हैं। यदि उनकी अपनी खपत के बाद कुछ अन्य बच जाता है तो उसे वे स्थानीय बाजार में बेचकर कुछ लाभ कमा लेते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है किसान अपना अनाज गांव के साहूकारों को भी बेचते हैं, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर खाद, बीज आदि के लिए कर्ज भी लेते रहते हैं। साहूकार उस अनाज को मंडी या थोक बाजार से जुड़े अपने किसी जानकार व्यक्ति को बेचता है और इस प्रकार अनाज थोक बाजार में पहुंच जाता है। नंबर 3 है बड़े किसान जो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, अपने उत्पाद सीधे मंडी में लेकर आते हैं। यही थोक बाजार में कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे आढ़तियों के माध्यम से खुदरा व्यापारी को अनाज बेच देता है। आढ़ती खरीदारों से अपनी कमीशन वसूलते हैं। ठीक है। नंबर 4 है पॉइंट कि कृषि उत्पाद मार्केटिंग समिति भी धान या अन्य अनाजों की नीलामी की व्यवस्था करती है।
इस नीलामी में रुचि रखने वाले खरीदार बोली लगाते हैं। अनाज की किस्म को देखते हुए बोली लगाई जाती है। बोली बढ़ते हुए कुछ दाता बोली से हट जाते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम बोली दाता के बच जाने तक चलती रहती है। इस प्रकार अधिकतम बोली दाता द्वारा लगाए गए मूल्य पर माल की बिक्री होती है। थोक बाजार में अनाज की बिक्री इन तरीक़ों से भी होती है। तो आप जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये धान, ये है धान का पौधा रोपते हुए किसान, और ये अनाज का बाजार भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम चावल मिल, ठीक है। चावल मिल बोली लगाने वाले अधिकांश खरीदार एक से अधिक चावल मिलों के कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। वे धान की चावल मिलों में ढुलाई किए जाने तक उसे अपने गोदामों में जमा करके रखते हैं। चावल मिलों में धान से चावल निकालकर उसे अलग अलग किस्म के अनुसार बोरियों में पैक किया जाता है। इसके बाद चावल मिलों द्वारा अपने ब्रांडेड नाम से चावल की बिक्री की जाती है। तो इस तरह से चावल मिल रेडी किए जाते हैं। उसके बाद है बिचौलिए। कभी कभी किसान बिचौलियों के माध्यम से अपना अनाज बेचते हैं। किसान अपना उत्पादन कम से कम संख्या में बिचौलियों के जरिए बेचना चाहते हैं। बिचौलियों या कमीशन एजेंट को संख्या जितनी अधिक होगी, किसान को अपने माल का उतना ही कम लाभ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सूचना टेक्नोलॉजी सहकारिता आईटीसी लिमिटेड द्वारा गांव में ई चौपाल स्थापित की गई है, जिनके द्वारा किसानों को अनाज, सब्जी आदि के बारे में बाजार मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ई चौपाल किसानों को बाजार रुख की जानकारी देते हैं ताकि वे बिचौलियों द्वारा ठगे न जाएं। आईटीसी लिमिटेड की कृषि संबंधी कई इकाइयां हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे थोक बाजार में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप। किसी थोक बाजार में चलने वाले क्रियाकलापों की श्रृंखला इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, किसान थोक बाजार में अपना अनाज, सब्जी या फल आदि लेकर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि थोक व्यापारी को सही मूल्य मिलता है तो वह तत्काल उन चीज़ों को खुदरा व्यापारियों को बेच देता है। यदि उसे सही मूल्य नहीं मिलता है तो वह उत्पाद को गोदामों, सब्जी और फल शीतागार में रख देता है। बाद में उस उत्पाद की मांग होने पर वह उसे बाजार में ऊंचे मूल्य पर बेच देता है। पॉइंट नंबर 3 है, खुदरा विक्रेता थोक व्यापारियों से सामान की खरीद करते हैं। नंबर 4 है, उपभोक्ता खुदरा व्यापारियों से चीज़ों की खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, कि थोक बाजार में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप, सूचना टेक्नोलॉजी सहकारिता। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बाजार का होना बहुत ज़रूरी है और हमारे आसपास के बाजार, ठीक है, का क्या महत्व होता है। थैंक यू।